चुड़ैल ने मेरा घर तोड़ दिया माँ। ननद ने तोड़ा मेरा ससुराल। अपना घर तो उससे संभाला नहीं गया और अब आ गई मेरा घर तोड़ने। संजना बेटी, पहले तू शांत हो जा। बहू जा इसके लिए पानी ले आ। जी माँ जी। ऐसा कहकर संजना की भाभी उसके लिए पानी लेकर आती है। संजना पानी पीती है। अब ठीक से बता मेरी बच्ची, आखिर बात क्या है? तू क्यों परेशान है इतना? अपनी उस इकलौती चुड़ैल ननद के कारण माँ। आपको पता है वो मंजू की बच्ची है ना। बेटी, वो तेरी ननद है और तुझसे बड़ी भी है, ऐसे में उसका नाम लेना सही नहीं। माँ, वो औरत इज्जत लायक है ही नहीं। मैं तो उसे मंजू ही कहूंगी। आपको पता है उस मंजू ने क्या किया कुछ रोज पहले? मैं कही देती हूँ माँ, मैं अब उस घर में नहीं लौटूंगी। बस बहुत हो गया। क्या हुआ बेटी? माँ, आपके दामाद ने कल रात मुझे बहुत डांटा, वो भी सिर्फ सब्जी में नमक ज्यादा होने पर। वो एक नंबर का कंजूस है, कहीं घुमाने नहीं ले जाता और सास उसको तो घर के काम करवाने के अलावा कुछ और आता ही नहीं है। बहू कभी ये कर दे, बहू वो कर दे, जब देखो कभी वो कर दे, ये कर दे, जैसे कि मैं बहू नहीं बल्कि नौकरानी हो वहां की। हाय, मेरी बच्ची को कितने कष्ट सहने पड़ रहे थे। बेटी, ये तो तुमने बताया नहीं कितनी परेशानी है। बेटी, ये घर तेरा है, तुझे जब तक यहाँ रहना है तू यहाँ आराम से रह। फिर मंजू अपने कमरे में चली गई। मंजू थोड़ी चिड़चिड़ी और गुस्से वाली थी। उसका शुरू से स्वभाव ऐसा ही था। उसके मायके में उसकी माँ उमा, 3 भाई अशोक, प्रेम और विकास और उन तीनों की पत्नियां पायल, संजना और खुशबू थी, जिनमें से सभी के एक बच्चा था। उनकी जॉइंट फैमिली थी और उन सभी में आपस में बड़ा प्यार था। मंजू कमरे में जाकर आराम से लेट गई। अब आएगा मजा, आराम से पैर पर पैर रखकर बैठूंगी। यहाँ तो सुबह मजे से 9-10 बजे सोकर उठूंगी और खाना भी हाथ पर मिलेगा। वाह मंजू, तेरी तो ऐश है। मंजू थोड़ी कामचोर थी, इसलिए जानबूझकर अपने ससुराल वालों से लड़कर वो मायके आ गई और कुछ दिन वहीं रहने लगी। लेकिन मंजू की शुरू से ही आदत थी जानबूझकर लोगों के बीच आग लगाने की। ऐसे ही एक रोज, अरे माँ, ये क्या, तुम ये गंदी साड़ी पहनकर कहाँ जा रही हो? गंदी नहीं बेटी, ये तो कल ही तेरी बड़ी भाभी पायल ने धोकर प्रेस करके रखी है। क्या, ये धुली हुई? माँ, ये तो ऐसा लग रहा है जैसे कब से कितनी गंदी पड़ी हुई है, बिल्कुल भी साफ नहीं है। माँ, मुझे तो लगता है भाभी ने साड़ी को ऐसे ही रख दिया होगा और आपसे झूठ बोल दिया होगा कि इसे वॉश कर दिया है। अरे नहीं नहीं पायल बहू, भला ऐसा क्यों करेगी? ताकि उन्हें मेहनत ना करनी पड़े। माँ, आपको पता है मैंने कल ही तीनों भाभियों को रसोई में ये कहते हुए सुना था कि बुढ़िया तो सारा दिन बस ऑर्डर करती रहती है। क्या वो तीनों मेरे बारे में ऐसा सोचती हैं? मैं अभी उनकी खबर लेती हूँ। मंजू ने अपनी भाभी के खिलाफ अपनी माँ के दिल में बीज बो दिया और अब बारी थी भाइयों की। उसके तीनों भाइयों का कपड़ों का शोरूम था, जिसमें घर के सभी हिसाब किताब बड़ा भाई अशोक ही रखता था। ये लीजिए भैया, कल शोरूम में पूरे 30,000 की कमाई हुई है। इस बार दुकान में अच्छा खासा मुनाफा हुआ है। अगर ऐसा ही अपना धंधा चलता रहा ना तो हम अच्छी तरक्की कर लेंगे। हाँ भैया, बस माता रानी की कृपा हम पर ऐसे ही बनी रहे। वैसे मैं सोच रहा था क्यों ना हम इस बात पर अपनी पत्नियों को शॉपिंग पर ले जाएं। उनकी ये बात पीछे खड़ी मंजू सुन लेती है और उनसे आकर कहती है, शॉपिंग पर? लेकिन जब से मैं यहाँ आई हूँ तो मैंने तो तीनों भाभियों को हर दूसरे दिन अपने लिए कुछ न कुछ खरीदारी करते देखा है और ये कहते हुए भी सुना है कि आपको इस बात की भनक तक नहीं लगनी चाहिए। लेकिन उन तीनों के पास पैसे कहाँ से आए? कहाँ से आए मतलब? जो पैसे आप उन्हें राशन सब्जी के लिए देते हो उसी में से बचाती होंगी। अब देखो ना, सब्जियां भी कैसे सस्ती से उठा कर लाती हैं। अगर ऐसी सब्जियां बच्चे खाएंगे तो वो तो बीमार हो ही जाएंगे। और आपको पता है मैंने कल भाभियों से साड़ी पहनने के लिए मांगी तो उन्होंने देने से इनकार कर दिया। कहती है हम अपनी साड़ी किसी को नहीं देते। लेकिन वो तीनों ऐसा कैसे कर सकती हैं? वो तीनों भाई अपनी पत्नियों को आवाज देते हैं, हमें तुम तीनों से ये उम्मीद नहीं थी। तुम हमारी बहन की मजबूरी का फायदा उठा रही हो। अगर उसने तुम लोगों से एक साड़ी पहनने को मांग भी ली तो क्या हो गया? लेकिन दीदी ने हमसे ऐसा कब कहा? बनो मत पायल, हम जानते हैं कि किसी भी भाभी को ननद 2 दिन से ज्यादा मायके में रहने पर खटकने लगती है, लेकिन ये हमारी बहन है और इसका भी इस घर में उतना ही हक है जितना तुम लोगों का। मंजू, हम शाम को शोरूम से आते आते तुम्हारे लिए नई साड़ियां लेंगे। ये सुनकर मंजू मन ही मन मुस्कुराने लगी, लेकिन उसकी तीनों भाभियों की समझ में ये नहीं आ रहा था कि आखिर उसने झूठ क्यों बोला। अब वो किसी तरह किसी न किसी बहाने से उन सब के बीच फूट डलवाने लगी। कभी तीनों भाइयों को उनकी पत्नियों के खिलाफ भड़काने लगी तो कभी तीनों भाइयों में ही फूट डलवाने लगी। क्या तुम सच कह रही हो? हाँ प्रेम भैया, मैंने तो खुद अशोक भैया को ये कहते सुना है कि वो इस शोरूम के मालिक हैं और आप दोनों भाई तो उनके शोरूम में नौकरी करने वाले बस नौकर हो। उस दिन के बाद से तीनों भाइयों में मनमुटाव रहने लगा और जो प्यार पहले तीनों भाइयों में था वो अब नहीं रहा। क्या तुम्हारी ननद अपने ही घर में कैसे फूट डलवा सकती है? आज तक तो बेटी को अपने मायके को संजो कर रखने की बात सुनी थी, लेकिन पहली बार ऐसी लड़की देख रही हूँ जो अपने ही मायके को तुड़वाने पर लगी हुई है। ये तो कुछ भी नहीं माँ, आप तो जानती है ना हम तीनों देवरानी जेठानियों में कितना प्यार है और हम एक दूसरे के बच्चों को भी अपने बच्चों की तरह ही समझते थे, लेकिन उस डायन से तो ये भी नहीं देखा गया। आपको पता है उसने तो हम तीनों के बीच भी बच्चों को लेकर फूट डलवा दी। अरे नेहा, ये तुम क्या खा रहे हो? ये सूखी रोटी और दाल। लेकिन सोनू तो बड़े मजे से अपने कमरे में बैठकर घी से चुपड़ी हुई रोटी और पनीर की सब्जी खा रहा है।
तभी पायल भी छत से कपड़े लेकर आ गई और उनकी बातें सुन लेती है। ये तुम क्या कह रही हो दीदी? बिल्कुल सही कह रही हो भाभी। आपको पता है संजना भाभी अपने बच्चों को तो बढ़िया बढ़िया घी से चुपड़ी रोटी और पनीर दे रही है, और आपकी बेटी को देखो सूखी रोटी, वो भी दाल के साथ परोस दी। मंजू ने जो चिंगारी पायल की ओर फेंकी थी वो काम कर गई। पायल गुस्से में संजना के कमरे में गई और उसे खूब बातें सुनाने लगी। मुझे नहीं पता था कि तू मेरे बच्चों के साथ भेदभाव करेगी, अपनी बेटी को घी से चुपड़ी रोटी पनीर के साथ और मेरी बेटी को सूखी रोटी। आप गलत समझ रही हो भाभी। नेहा को सुबह से खांसी है और खांसी में बच्चों को घी और पनीर देने से खांसी और बढ़ जाती है, इसलिए मैंने उसके लिए अलग से चने की दाल बनाई, क्योंकि वो उसके लिए गर्म रहेगी और उसकी खांसी और जुकाम जल्दी ठीक हो जाएगा। सब समझती हूँ मैं, ये सब तेरे नाटक है। अच्छी अच्छी चीजें तुम अपने बच्चों को खिला दो बस, आगे से कोई जरूरत नहीं मेरे बच्चों के लिए खाना बनाने की, मैं उनके लिए खुद बना लिया करूंगी। पायल गुस्से में वहां से चली गई। इसके बाद बारी आई तीसरी भाभी की। उसने उसे भी भड़काना शुरू कर दिया। खुशबू भाभी, आपका बच्चा तो दिन पर दिन सूखता जा रहा है। ये पायल भाभी और संजना भाभी ना बड़ी चालाक है। ये पायल भाभी और संजना भाभी बड़ी चालाक है। अपने बच्चों के लिए दूध निकालने के बाद वो बाकी दूध में ज्यादा पानी डाल देती है। मेरे बच्चे के साथ इतनी बेईमानी, ये दोनों बड़ी है तो क्या इनका हुक्म चलेगा इस घर में? उस दिन के बाद वो दोनों अपने अपने बच्चों के लिए खुद ही परोसने लगी। अब आप ही बताइए माँ बाबा, मैं कैसे ऐसे घर में जाऊं जहां ना अब एक दूसरे के लिए मन में प्यार है और ना ही वो पहले जैसा अपनापन। मुझे सब पता है, मैं उस चुड़ैल मंजू को शुरू से ही जानती हूँ। वो ऐसी है, हर बार आग लगाने का काम करती है। अब मुझसे और नहीं सहा गया इसलिए मैं यहाँ चली आई। अब जब तक वो वहां है मैं वापस नहीं जाऊंगी। तो बेटी, जब तुम्हें सब कुछ पता है फिर भी तुमने उसका विरोध क्यों नहीं किया? माँ, उसने सबके मन में ऐसा बीज बो दिया है कि हम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। देखो संजना बेटी, शादी के बाद बेटी का ससुराल उसका परिवार हो जाता है और परिवार शरीर की तरह होता है। अगर उसमें कहीं कोई बीमारी लग जाए तो हम उस बीमारी के कारण अपने शरीर को काट कर फेंक तो नहीं देते, बल्कि उस बीमारी का इलाज करते हैं ताकि अपने शरीर को उस रोग से बचाया जा सके, न कि उससे बचते फिरे। तुम्हारे पिताजी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं बेटी। अब तुझे ही अपने घर से उस बीमारी को दूर करना है। आप सब ठीक कहते हो। मैं अब उस बीमारी की जड़ को वहां से भगा कर ही रहूंगी। अब संजना में एक नई हिम्मत थी। ये कहकर संजना अपने ससुराल चली जाती है। मकान में एक जवान लड़की अपनी मकान की छत को लगातार देख रही है। तभी उसकी माँ उसके पास आती है। क्या देख रही है पावनी? माँ, ये मकान कब से है? मतलब क्या क्या पूछती रहती है? बताओ ना माँ, ये मकान कब से है? मुझे नहीं पता। जब मैं इस घर में ब्याह कर आई थी उससे भी पहले से है। और आपको पता है कि ये मकान कच्चा होने के बाद भी क्यों खड़ा है अब तक? अब मुझे क्या पता। क्योंकि पुराने जमाने के लोगों की कमाल की इंजीनियरिंग होती थी। देखो ना, एक एक कॉलम की जगह रखी है लकड़ियां, कितने सही तरीके से रखी गई हैं। और दीवारों को देखो, ऐसा लगता है कि ओ इंजीनियर मेम साहब, मैं ये कहने आई थी कि खाना बन गया है, चल आजा रोटी खा ले। ठीक है, आती हूँ। ये कहानी है कमला और उसकी बेटी पावनी की। पावनी शहर के एक बड़े कॉलेज से इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रही थी, जबकि उसकी माँ कमला गांव में ही खेती करके अपना और अपनी बेटी पावनी का पेट पाल रही थी। जब भी पावनी को 2-3 दिन की छुट्टी मिलती तो वो अपनी माँ से मिलने गांव आ जाती। अगली सुबह पावनी फिर से शहर के लिए रवाना हो गई और फिर कॉलेज में। अब हाय पावनी, कैसी हो? हाय समीर, मैं एकदम ठीक हूँ, तुम बताओ। मैं भी ठीक हूँ। आंटी कैसी है? माँ, वो भी एकदम ठीक है। अच्छा पावनी, कल मेरा बर्थडे है, सारे क्लासमेट्स मेरे घर आ रहे हैं, तुम भी आओ ना। मैं सोचकर बताऊंगी। ऐसे मत बोलो यार, सब आ रहे हैं, तुम भी आना ना प्लीज। अच्छा ठीक है, मैं आऊंगी। पावनी की बात से समीर खुश होकर वहां से चला गया। पावनी बहुत ही समझदार और संस्कारी लड़की थी, इसीलिए समीर पावनी को बहुत पसंद करता था। फर्क इतना था कि पावनी गरीब घर से आती थी, जबकि समीर शहर के बड़े बिल्डर ओम प्रकाश का बेटा था। शाम को पार्टी में समीर के सारे दोस्त आए। जो लड़कियां उस पार्टी में आई थी वो सब एकदम मॉडर्न कपड़ों में पहुंची थी, लेकिन एक पावनी ही थी जो साड़ी पहन कर गई थी। फिर पार्टी खत्म होने के बाद, सुनो बेटा समीर, वो जो लड़की साड़ी में आई थी वो कौन थी? पापा वो पावनी है, मेरी क्लासमेट है। अच्छा, मैंने देखा उसे, मुझे बहुत ही संस्कारी लड़की लगी वो। हाँ पापा, वो संस्कारी भी है और बहुत समझदार भी, क्लास में फर्स्ट आती है हमेशा। वैसे उसके हाथ में एक गिफ्ट भी था ना, वो कहाँ है, जरा लेकर तो आओ। ओम प्रकाश के कहने पर समीर पावनी का लाया हुआ गिफ्ट लेकर आया। ओम प्रकाश देखना चाहते थे कि पावनी उनके बेटे के लिए क्या लेकर आई थी। जब ओम प्रकाश ने वो गिफ्ट खोला तो उसमें भगवान गणेश की प्रतिमा थी। तुम्हें पता है कि वो लड़की तुम्हें गणेश जी क्यों देकर गई? अब उसे अच्छे लगे होंगे शायद। बुद्धू, गणेश भगवान बुद्धि के देवता माने जाते हैं, इसीलिए वो तुम्हें गणेश जी की मूर्ति भेंट करके गई है। चलो आओ,
इन्हें मंदिर में स्थापित कर दें। गणेश जी की मूर्ति को मंदिर में स्थापित करने के बाद ओम प्रकाश उस मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए और बहुत देर तक उस मूर्ति को देखते रहे। ओम प्रकाश को पावनी बहुत ही अच्छी लगी थी और वो ये भी समझ रहे थे कि समीर को भी पावनी अच्छी लगती है, लेकिन अब वो पावनी का मन टटोलना चाहते थे। और फिर एक दिन फोन पर, क्या पावनी आज भी नहीं आई? अरे एग्जाम्स आने वाले हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? वो तो एक भी क्लास मिस नहीं करती। चल मैं पता करने की कोशिश करता हूँ। क्या हुआ बेटा, कोई दिक्कत है? पापा पावनी 3 दिनों से कॉलेज नहीं आ रही है, पता नहीं क्या बात है। तो उसे फोन कर लो। पापा यही तो दिक्कत है, उसके पास फोन नहीं है। तुम चिंता मत करो, तुम कॉलेज जाओ, मैं पता करवाता हूँ। ओके पापा। अब समीर के साथ साथ ओम प्रकाश को भी पावनी की चिंता हो रही थी। शाम तक ओम प्रकाश ने पावनी के बारे में पता लगा लिया। अगली सुबह ओम प्रकाश समीर के साथ अपनी कार में पावनी के गांव की तरफ निकल पड़े। उधर गांव में, मुझे माफ कर दे मेरी बच्ची, तेरे बाबा के जाने के बाद मैं उस मुखिया का कर्जा चुका नहीं पाई, और देख आज मेरी और तेरे बाबा की गलती की वजह से तेरी जिंदगी नरक बनने जा रही है। ऐसा मत कहो माँ, बाबा और आपने जो भी किया वो सब मेरे लिए तो किया, लेकिन अगर मेरी किस्मत में यही लिखा है तो यही सही। कुछ देर बाद पावनी दुल्हन के लिबास में थी, मगर उसके चेहरे पर कोई रंगत नहीं थी। शादी की रस्में शुरू हुई। पावनी को समझ में नहीं आ रहा था कि उसकी जिंदगी अब कहाँ जाने वाली थी, क्योंकि उसका होने वाला पति मंडप में शराब पिए बैठा था और बार बार गिर रहा था। तभी वहाँ एक कार आकर रुकी जिसमें समीर और उसके पापा ओम प्रकाश बैठे थे। पावनी को दुल्हन के लिबास में देखकर और दूल्हे को नशे में देखकर ओम प्रकाश को गुस्सा आ गया। रुक जाओ। तुम कौन हो और शादी क्यों रुकवा रहे हो? मैं कौन हूँ ये जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं ये जरूर जानना चाहता हूँ कि क्या पावनी शादी के लिए राजी है? ओम प्रकाश के इस सवाल को सुनकर वहाँ खड़े सारे लोग चुप हो गए और पावनी रोने लगी। ओह, तो तुम्हारी शादी जबरदस्ती कराई जा रही है। बेटी, तुम्हें ये शादी करने की कोई जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं है? अरे ऐसे कैसे जरूरत नहीं है भाई? इसके बाप ने इसकी पढ़ाई के लिए मुझसे 10 लाख रुपए उधार लिए थे हैं, मगर वो तो उधार लेते ही मर गया। अब मैं क्या करूं बताओ? ये बुढ़िया तो मेरा कर्ज चुकाने से रही, इसीलिए मैंने इसकी बेटी को ले लिया। अरे इसे तो एहसान मानना चाहिए मेरा। बाकायदा इस लड़की की शादी करवा रहा हूँ अपने बिरजू के साथ हैं। इस नशेड़ी के साथ ये ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा, तो पावनी की जिम्मेदारी क्या उठाएगा? ए सेठ, तुम अपने काम से काम रखो, समझे? इसके बाप ने पैसे लिए थे ना मुझसे, तो यही चुकाएगी, और कौन चुकाएगा? एक तरह से मैंने खरीद लिया है इसे, समझे? बेटियां बिकाऊ नहीं होती मुखिया, ये शादी हरगिज नहीं होगी। और रही बात तुम्हारे 10 लाख रुपए की, तो ये लो पूरे 15 लाख रुपए हैं, सूद समेत। लगता है बहुत बड़े आदमी हो, तभी झट से 15 लाख रुपए निकाल कर दे दिए। बढ़िया है, बढ़िया है। वैसे अब हम तो चले जाएंगे, लेकिन 3-4 लाख इस कमला को भी दे दो, क्योंकि बिना दहेज के इसकी बेटी से शादी कौन करेगा? मेरा बेटा समीर करेगा, अभी इसी मंडप में, वो भी बिना कुछ लिए, समझे? क्योंकि बेटियां खरीदी नहीं जाती, पूजी जाती हैं। अब रुकिए पापा, मैं पहले पावनी से पूछना चाहिए, वो मुझसे शादी करना भी चाहती है या नहीं। इतना कहकर समीर ने बड़ी उम्मीद भरी नजरों से पावनी की तरफ देखा और पावनी आंखों में खुशी के आंसू लिए समीर और उसके पिता के पैरों में गिर पड़ी। और फिर कुछ ही घंटों के अंदर बड़े धूमधाम से पावनी की बारात आई और समीर पूरे सम्मान के साथ उसे ब्याह कर अपने घर ले गया।